हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड यू वाचिंग डेटा ट्यूशन। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की तीसरी कविता संध्या सुंदरी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को गवाए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग नाम देख पा रहे हैं संध्या सुंदरी, जिनके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ, निराला जो है इनका उपनाम है, मतलब इनको बाद में दिया गया है। इनका जो एक्चुअल नाम था शुरू से वो था सूर्यकांत त्रिपाठी। इनका जन्म सन 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिसादल में हुआ था। ये जो महिसादल है, यहाँ पर ही इनके पिताजी राम सहायक त्रिपाठी जी नौकरी करते थे। और हाँ, इनकी पढ़ाई जो है सिर्फ क्लास 10 तक ही हो पाई, क्योंकि बचपन में ही इनकी माँ गुजर गई और 15 वर्ष की ही उम्र में इनका विवाह भी हो गया। इनकी पत्नी का नाम था मनोरमा देवी। ठीक है। और फिर अब क्या होता है कि मनोरमा देवी की भी कुछ सालों में मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से ये टूट जाते हैं और साहित्य और संगीत की ओर उन्मुख हो जाते हैं। क्योंकि ये पहले से ही कविता काव्य लिखा करते थे, बंगाली में लिखा करते थे, लेकिन जब से इनकी वाइफ की मृत्यु हो गई तब ये और ज़्यादा उस तरफ मुड़ गए और ज़्यादा संगीत वगैरह की ओर चले गए। फिर क्या होता है, इनकी एक छोटी सी बेटी भी रहती है, जो कि कुछ सालों बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। उनका नाम रहता है सरोज। हाँ, और बाद में पता चलेगा कि ये अपनी बेटी के याद में सरोज स्मृति भी लिखते हैं। ये एक बहुत ही लंबी काव्य है जिसमें इन्होंने अपनी पूरी बेटी का वर्णन किया है। आगे फिर हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जब उनकी पत्नी मर जाती है तो निराला जी रामकृष्ण मिशन के अद्वैत आश्रम में आ जाते हैं और वहाँ पर रहकर समन्वय पत्र का संपादन करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद कलकत्ता में एक प्रकाशित होती है पत्रिका जिसका नाम रहता है मतवाला, उसका भी संपादन इन्होंने किया है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पहले इन्होंने समन्वय पत्र का संपादन किया और फिर उसके बाद मतवाला पत्रिका का भी संपादन किया। अब क्या होता है, क्योंकि ये देख रहे थे इनके घर में अब कोई नहीं बच रहा है, सबकी मृत्यु हो जा रही है, तो फिर ये कोलकाता को छोड़कर लखनऊ आ जाते हैं और लखनऊ से फिर इलाहाबाद में रहने लगते हैं। अब क्योंकि ये तो पूरे तरीके से टूट जाते हैं, क्योंकि इनके परिवार चली जाती हैं, पूरा इनका जो जीवन है बहुत दुखमयी है। तो इनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी अब काव्य लिखने में बन जाती है। और अब इसमें कुछ काव्य इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, ये सब इनकी काव्य संग्रह हैं। और इनकी कुछ लंबी कविताएं हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और बादल राग। सरोज स्मृति में इन्होंने अपनी बेटी की तुलना एक कली से की है। और हाँ, आप अधिकतर देखोगे इनकी जो कविताएं हैं उसकी नाम भी कुछ ऐसे हैं कि लग रहा है जैसे प्रकृति से किसी की तुलना की जा रही है। ये संध्या सुंदरी भी बिल्कुल उसी तरह का है, आपको अभी आगे पता चलेगा। और हाँ, अब उसके बाद इन्होंने, क्योंकि ये बंगाली पोएट थे, लेकिन एक स्टोरी बताती हूँ। इनकी शादी जब मनोरमा देवी से हुई थी तो मनोरमा देवी को हिंदी का अच्छा नॉलेज था और ये बंगाली में काव्य लिखा करते थे। तो आपस में दोनों की हमेशा बहसें हुआ करती थी कि आप हिंदी में भी काव्य क्यों नहीं लिखते। तो जब इस तरह की बातें इनमें आपस में हुआ करती थी, तब से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी में भी काव्य लिखना शुरू कर दिया। तो इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की और विवेकानंद जी की कविताओं का भी अनुवाद किया है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर भी क्या थे, मोस्टली बंगाली काव्य लिखा करते थे, तो वो सब का ट्रांसलेशन करने में भी इन्होंने बहुत अपनी भूमिका निभाई है। निराला जी एक छायावादी कवि थे और इनकी कविताएं जो है छायावाद युग से लेकर के प्रगतिवाद युग तक भी गई है। तो देखिए, पहले मैं बताती हूँ छायावाद का मतलब क्या होता है। छायावाद उस युग को कहा गया है जिस समय कविता में प्रकृति को एक मुख्य अंग बनाया जा रहा था। कोई भी काव्य लिखी जा रही थी तो उसमें प्रकृति को एक हिस्सा दिया जा रहा था, और किसी चीज़ की तुलना भी करनी है तो प्रकृति से करनी है। ये जो संध्या सुंदरी कविता है, ये भी प्रकृति को ही लेकर के बनाई गई है कि जो शाम है वह बिल्कुल एक सुंदर स्त्री की तरह है, एक सुंदरी की तरह है। अब आपको समझ में आया? तो छायावाद का मतलब तो समझ गए कि प्रकृति इसमें मुख्य अंग है, मुख्य भूमिका निभाती है। अब प्रगतिवाद का मतलब क्या होता है? प्रगतिवाद उस युग को कहते हैं जब हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे हमारे देश में शोषित वर्ग है, दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, तो उन लोगों की व्यथा को बाहर करना
कौन करेगा? ये सब एक कवि ही कर सकता है, एक पोएट, एक लेखक ही कर सकता है। उनकी दैनिक दशा को दिखाना, उनके जीवन में क्या हो रहा है वो सब चीज़ों को बतलाना। तो कविता लिखने का भी युग ये रहा है, जैसे छायावाद युग, फिर प्रगतिवाद युग। तो देखिए निराला जी जो थे, व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों रूप में ही निराले थे। वो किसी के भी जीवन की जो घटना है उसको बहुत ही बेहतरीन रूप से दिखाते थे, बहुत ही सुंदर रूप से उनकी व्याख्या करते थे। साथ ही साथ उनके जो लिखने का स्टाइल था वो भी बहुत अलग अंदाज का था। मतलब ये जो भी काव्य को लिखते थे उसमें जिस भी चीज़ का वर्णन करते थे, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो कोई स्त्री हो, नारी हो, कोई बच्चा हो, ऐसा लगता था मानो हम उसे अपने आँख के सामने असल में देख पा रहे हो। छायावादी कवि के रूप में इन्होंने प्रेम, सुंदरता, प्रकृति के चित्रण, रहस्यवाद कि इसमें कुछ पीछे छुपा हुआ है, और आत्म अभिव्यक्ति के मनमोहक चित्र, मतलब कि अपने अंदर से क्या एक हम लोगों की सोच निकल रही है प्रकृति से तुलना करते वक्त। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने छायावाद के युग में दिखाया है। और जब ये प्रगतिवादी कवि बने, मतलब जब प्रगतिवाद में इन्होंने लिखना शुरू किया, तब इन्होंने समाज के पीड़ित लोगों को, दुखियों को और जो शोषित वर्ग थे, इन लोगों की जीवन दशा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाहर किया है। और जो उस वक्त के समाज की व्यवस्था थी कि किस तरह से समाज को चलाया जा रहा था, उसके खिलाफ जाकर इन्होंने आवाज़ें भी उठाई है, लोगों का विरोध किया है। जैसे ब्रिटिश हुकूमत थी उस वक्त, महाजन्स लोग थे, तो ये लोग क्या करते थे, लोगों को बहुत ही परेशान करते थे। तो इन लोगों के खिलाफ जाके इन्होंने इनका विरोध भी किया है। जैसा कि अभी तक आपने देखा, मोस्ट ऑफ द रचनाओं की जो नाम है वह सब प्रकृति से ली गई है। तो यहाँ पर अधिकतर छायावादी कविताओं का नाम दिया गया है, लेकिन कुछ कविता जैसे कुकुरमुत्ता और तोड़ती पत्थर, यह दोनों प्रगतिवाद युग की कविताएं हैं। चलिए मैं आपको कुछ और बताती हूँ एक्स्ट्रा थोड़ा। देखिए संध्या सुंदरी कविता जो है यह खड़ी बोली भाषा में लिखी गई है, और इनकी सबसे पहली रचना अगर पूछी जाए कौन सी है, तो इन्होंने सबसे पहली कविता जो लिखी थी वह थी जूही की कली। इन्होंने क्योंकि पत्रिकाओं का भी संपादन किया है जैसे समन्वय और मतवाला, पर इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पत्रिका रही है वह रही है सरस्वती पत्रिका। पत्रिका का मतलब होता है मैगजीन्स। ये मैगजीन्स डेली मैगजीन्स भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। तो इस तरह की पत्रिकाओं का ये संपादन किया करते थे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कवि परिचय अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम लोग काव्य को पढ़ना शुरू करते हैं और उसे समझते हैं। इस कविता में निराला जी ने संध्या को सुंदरी यानी एक स्त्री के रूप में बताते हुए शाम का वर्णन किया है। शाम जो है यहाँ पर एक नायिका है, लेकिन एक स्त्री के रूप में। ठीक है, यहाँ पर पूरी हम लोग एक प्रकृति यानी शाम को ही समझने वाले हैं कि शाम का समय कैसा होता है, यहाँ की खूबियाँ, इस समय की खामियाँ, सब कुछ को हम लोग इस कविता में देखेंगे। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। देखिए दिवसावसान का मतलब होता है दिन के ख़त्म होने का समय आ चुका है, और बादलों के बीच से कौन उतर रही है, एक परी उतर रही है। देखिए यहाँ पर जो परी है वह कौन है, कोई नारी, कोई स्त्री नहीं है, बल्कि संध्या है, यानी शाम का समय है। क्योंकि क्या होता है, जब दिन का अंत होता है, दोपहर ख़त्म होती है, तब हल्की लालिमा सी छा जाती है आसमान में, और फिर उसी रूप में धीरे धीरे शाम होने लग जाती है। देखिए यहाँ पर जो एक शब्द है दिवसावसान, इसका संधि विच्छेद आ सकता है। तो इसका संधि विच्छेद होगा क्या, दिवस प्लस अवसान। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। देखिए तिमिरांचल का मतलब क्या होता है, अंधकार। तो जब धीरे धीरे अंधेरा होने लग जाता है, शाम का समय होने लग जाता है, तो क्या होता है, जो चंचलता रहती है, सुबह में जो चिड़ियों की चिरपिंग्स रहती है, गाड़ियों की आवाज़ें होती है, फिर ह्यूमन बींग्स के इतने हलचल मूवमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ क्या होता है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है जैसे जैसे अंधकार बढ़ने लगता है ना। देखिए तिमिरांचल शब्द जो है ये भी संधि विच्छेद के लिए आ सकता है, जिसका संधि विच्छेद क्या होगा, तिमिर प्लस अंचल, मतलब अंधकारमय। ठीक है, मधुर मधुर है दोनों उसके उधर। अब देखिए इस लाइन में आकाश की तुलना स्त्रियों के होठ से की गई है कि शाम होता है तो शाम में आकाश में लालिमा छा जाती है। तो जैसे स्त्रियों के होठ
बहुत ही प्यारी सी होती है, मीठी मीठी से देखने में नज़र आती है, वैसे ही आकाश भी देखने से बहुत ही प्यारा और मीठा नज़र आता है। लाल रंग उसमें नज़र आते हैं, किंतु ज़रा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो होठ तो है प्यारा, मीठा सा तो है, लेकिन वो बहुत ही गंभीर है। क्योंकि शाम के समय में, मैंने पहले ही बोला, हवाएं मंद हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है, तो इसलिए आकाश भी गंभीर नज़र आ रहा है, कोई हलचल नहीं है, इसलिए वो शाम में कहीं पे भी हंसी आनंद ये नज़र नहीं आता है। हंसता है तो केवल एक तारा। अच्छा देखिए, जब शाम होती है धीरे धीरे तो तारे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला तारा निकलता है, तो शांत वातावरण में वो तारा ही तो रहता है जो चमकता हुआ ब्राइटनिंग कलर में हम लोग को नज़र आता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अगर कोई हंसता है तो केवल जो वो एक तारा सबसे पहले निकलता है वही हमें हंसता हुआ नज़र आता है। गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। अब देखिए, अब शाम जो है धीरे धीरे रात में बदल रहा है कि अब आसमान कैसा हो रहा है, काला होते जा रहा है। तो वो जो आसमान काला रंग का है उसको स्त्रियों की बालों से तुलना की गई है और बताया जा रहा है कि उस काले काले बादलों में वह तारे ही चमकते हैं और खुश नज़र आते हैं। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अब यहाँ पे हृदय राज्य की रानी किसको बोला जा रहा है? शाम के समय को। तो जो शाम होती है वह लोगों के लिए बहुत ही प्रिय होती है, क्योंकि शाम को लोग क्या होते हैं, थके रहते हैं, तो लोग जाकर थोड़ा देर बैठते हैं, बाहर खुले आकाश में लोग निकलते हैं, तो इसलिए शाम को हृदय राज की रानी कहा जा रहा है। तो उस सन्नाटे में उनका अभिषेक करता है, मतलब उसमें सुंदरता को बढ़ाता है, तो वो तारा ही है जो उनकी सुंदरता को बढ़ा रहा है और लग रहा है जैसे शाम का राज तिलक कर रहा है। अलस्ता की सी लता। संध्या कैसी होती है? बिल्कुल शांत सन्नाटे वाली। तो इसलिए उस वक्त जो होता है इंसान में थोड़ा सा आलसपन भी उस वक्त नज़र आता है ना। तो शाम को अलस्ता सी की लता भी बताया जा रहा है कि लताएं बहुत पतली होती है, नाजुक सी होती है। वैसे ही शाम के बादल भी हल्के और नाजुक से दिखाई देते हैं। किंतु कोमलता की वह कली। तो जैसे फूलों की कलियां बिल्कुल कोमल होती है, ऐसे ही शाम भी बहुत कोमल और नाजुक सी होती है। सखी नीरवता की कंधे पर डाले बाह। नीरवता का मतलब क्या होता है? शांत वातावरण, सन्नाटा, जिसमें कहीं भी आवाज़ नहीं हो। तो शाम की सखी कौन है? शाम की फ्रेंड कौन है? नीरवता, यानी सन्नाटा। तो शाम जब आती है तो वो अपनी सखी नीरवता के साथ आती है। छाह सी अंबर पथ से चली और छाव होने लगता है, धीरे धीरे शाम होती है तो धूप खत्म हो जाता है। तो अंबर पथ मतलब आकाश के मार्ग से वह चलते हुए धीरे धीरे आती है। तो अभी तक इन पंक्तियों में हमने यही देखा कि संध्या की तुलना एक स्त्री, पेड़ की लताएं और फूलों की कलियों से की गई है। तो इसका प्रसंग भी बिल्कुल यही होगा कि संध्या की तुलना एक स्त्री से की गई है, जिसमें संध्या की सुंदरता को बताया गया है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, और इसी तरीक़े से आप हमारे साथ बने रहें और चाहेंगे कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो पे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि वो लोग भी इस कविता को अच्छी तरीके से समझ पाए। और हाँ, अगर आपको इस कविता से रिलेटेड या फिर पास्ट के कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे सोशल हैंडल में हमें पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तभी तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।